हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स। मेरा नाम है रोहित सिंह कुशवाहा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना अगला लेक्चर, जो कि है एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स 2021 को फोकस करते हुए। अभी हम लोग टेस्ट पेपर 4 में पहुंच चुके हैं और पिछले दो वीडियो से आपको 20-20 क्वेश्चंस का सेट मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक हमने पिछले दो वीडियोस में देख लिया है। आज 41 से 60 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो सवाल है वो मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ लोकेशन है और एक तरफ ये मकबरा किसका है उसके बारे में बात की गई। तो खुलदाबाद जो है, खुलदाबाद में मैच करना है। खुलदाबाद में किसका मकबरा है? औरंगजेब का मकबरा है खुलदाबाद में। खुलदाबाद कहाँ मिलेगा आपको? औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र का, वहां खुलदाबाद मिलेगा। फतेहपुर सीकरी में चले, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। आगरा की बात करें, आगरा में नूरजहां के पिताजी एतमादुद्दौला का मकबरा है। और दिल्ली में बात करें तो अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन जो है वो राइट हो गया। तो ये क्वेश्चंस आते जाएंगे, आपको इसको अटेम्प्ट करना है, अपने वीडियो को पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन राजाओं में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? तो मध्यकालीन राजाओं में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ऑप्शन के हिसाब से है बलबन। बलबन जो है वो गुलाम वंश का राजा था और इसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये विद्या शिक्षा का काफी बड़ा पोषक था। जो भी इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनका काफी सम्मान करता था। साथ में मध्य एशिया से कई राजकुमारों को इसने बुलाया था, शिक्षा दिलवाई थी, शिक्षित भी हुआ था ये। और अपने राज्य में जो इतिहासकार है, साहित्यकार है, उनको काफी संरक्षण देता था ये बलबन। और बलबन अपनी लौह रक्त जो नीति है उसके लिए भी जाना जाता रहा है। इसे कहते हैं आयरन ब्लड पॉलिसी। और इसके अलावा इसने दो प्रथा शुरू की थी। एक थी सजदा प्रथा और एक पैबोस प्रथा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बलबन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में जो मुगल बादशाह आए थे, जो मुगल्स थे, वो एक्चुअली में थे क्या? वो ईरानी थे, अफगानी थे, चगताई तुर्क थे, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तुर्की मूल के थे। तुर्कियों में एक जो सब जनजाति कबीले थे, तो चगताई जो जनजाति थी उसके बिलोंग करते थे ये मुगल्स। ठीक है, और मुगलों का जो संस्थापक रहा है भारत में वो कौन है? बाबर। और ये 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम पानीपत का युद्ध, उसमें इसने इब्राहिम लोदी को हराया था और गद्दी पाई थी। बाबर जो है वो पिता की तरफ से तैमूर वंश से बिलोंग करता था। जो तैमूर राजा था उसकी 5वीं पीढ़ी था बाबर। और माता की तरफ से ये चंगेज खान का वंशज था। और एक्चुअली में ये चगताई तुर्क थे बाबर। ठीक है, यानी मुगल्स की बात करें, इसका संस्थापक है बाबर उसके। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 ध्रुपद राग के आविष्कारक कौन है? किसने ध्रुपद राग बनाया है? किसने इसका विकास किया? तो ध्रुपद राग का विकास किया है ग्वालियर के राजा मान सिंह ने। देखिए, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर जो थे, ये 1486 से लेकर 1516 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इन्होंने ये राग बनाया। इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था मान कौतूहल। मान कौतूहल। और ये जो किताब है मान कौतूहल, ये हिंदी में, हिंदी भाषा में संगीत को लेकर प्रथम किताब है ये, या प्रथम ग्रंथ कह सकते हैं। तो हिंदी भाषा में संगीत को लेकर प्रथम ग्रंथ क्या है? मान कौतूहल। लिखा किसने है? राजा मान सिंह ने।
जिन्होंने ध्रुपद गायन शैली का विकास किया है, और ये ग्वालियर के राजा थे, तोमर वंश के राजा थे, राजा मानसिंह। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किन किन बिल्डिंगों को शाहजहां ने बनवाया है? विच बिल्डिंग्स डिड शाहजहां बिल्ड? तो एतमाद उद दौला का जो मकबरा है ये तो नूर जहां ने बनवाया है, आगरा में है, और ये इनके पिताजी की समाधि है, तो ये तो गलत हो गया। दिल्ली का लाल किला ये शाहजहां ने बनवाया है, बिल्कुल सही है। आगरा का किला अकबर ने बनवाया है, तो ये गलत हो गया। और मोती मस्जिद जो आगरे के किले के हैं अंदर है, वो शाहजहां ने बनवाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3। 2 एंड 3 किस में लिखा हुआ है? 2 एंड 4, हाँ 2 एंड 4 है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो शाहजहां के बारे में ये बातें हैं, ध्यान रखने वाली बातें। और शाहजहां के शासनकाल को जो आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस सूफी संत ने ये कहा था, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है? ये किसने कहा था? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक को ये लग रहा था कि निजामुद्दीन औलिया की सहायता से मोहम्मद बिन तुगलक मेरी गद्दी छीन लेगा मुझसे। और ये बात सही भी थी, गयासुद्दीन तुगलक जो है वापस दिल्ली आ नहीं पाया। बीच में ही जौनपुर के पास उसके सम्मान में एक मंच बनाया गया था, उस मंच में ये चढ़ा, वैसे ही लकड़ी का मंच गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक मारा गया। तो ये जो बात है ये इतनी फेमस हो गया कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और गयासुद्दीन तुगलक जो एक बार दिल्ली से बाहर निकला था अभियान में, सैन्य अभियान में, वापस दिल्ली वो नहीं पहुंच पाया। ये बात है कही थी शेख निजामुद्दीन औलिया ने, जिनकी आपको जो मज़ार है वो कहाँ मिलेगी? दिल्ली में। जब और हजरत निजामुद्दीन के नाम से तो एक बहुत बड़ा स्टेशन भी है, आपको दिल्ली में मिलेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, तो किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा शुरू किए गए सजदा प्रथा को बंद किया था? मैंने बताया सजदा और पैपोस प्रथा इसने अपने जो दरबार है उसमें उसने शुरू की थी। तो ये किसने बंद किया? तो ये बंद की थी शाहजहां ने। देखिए जो सजदा प्रथा थी इसमें जो बादशाह होता था उसको, जैसे उसके दरबार में आप पहुंचते हैं तो आपको 90 डिग्री में झुक जाना है और वहीं से उसको सलाम करते हुए धीमे धीमे आना है, झुके झुके। और पैबोज में ये होता था कि जो बादशाह के जो पैर हैं, जो उसके पैर हैं, पैर उसको चूमना होता था। यानी अब पैर तो चूमेंगे नहीं, जो उसकी जूती है उसको चूमना पड़ता था। तो इस प्रथा को बंद कराया किसने? शाहजहां ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। मनसबदारी से जुड़े हुआ प्रश्न है और 4 स्टेटमेंट है, और हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं। मनसबदारी प्रथा जो है वो अकबर ने शुरू की थी। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जाट और सवार 2 पद होते थे, 2 पोस्ट होते थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये कह रहा है मनसबदारी जो थी ये हेरिडेटरी थी, वंशानुगत थी, मतलब अगर आपके पिता मनसबदार है तो बेटे को ही मिलेगा, ऐसा नहीं था। तीसरा ये कह रहा है कि मनसबदारी में 3 क्लासेस थी, 3 वर्ग थे, बिल्कुल सही है, 3 श्रेणियां थी। और चौथा ये कह रहा है इनकी जो सैलरी थी वो दीवान के ऑफिस से आती थी, बिल्कुल गलत थी, तो राजशाह के जो शाही खजाने हैं उससे आती थी। तो 1 और 3 इसका राइट है। देखिए 3 कैटेगरी में मनसबदारी थी, पहली, दूसरी, तीसरी। एक तरफ मैं लिख देता हूँ जाट, एक तरफ लिख देता हूँ सवार। तो जो पहली श्रेणी थी इसमें क्या होता था कि जाट से आधे सवार रखने पड़ते थे। मान लीजिए आपके पास जाट 10 है तो सवार आपको 5 रखने हैं, आधे। द्वितीय श्रेणी में क्या होता था कि आपको जाट की संख्या के आधे से अधिक सवार रखने पड़ते हैं। मान लीजिए 10 जाट की संख्या है तो सवार हो गए 6, यानी 5 से अधिक। और तृतीय श्रेणी में क्या होता था कि जो जाट की संख्या है उसके आधे से कम आपको सवार रखने पड़ते थे, मतलब मान लीजिए 4। तो ये जाट और सवार, सवार मतलब होता है घुड़सवार, कितने आपके पास सवार है, मतलब सवार मतलब आपके पास घोड़ा भी और उसको चलाने वाला व्यक्ति भी है, और जाट मतलब जितने आपके पैदल सैनिक हैं। तो जाट और सवार 2 रैंक होती थी, और इसको मिला के मनसबदारी कहा जाता था। तो ऐसा नहीं कि ये मनसबदार है 7,000 के तो 7,000 इनके पास सवार या जाट है, ऐसा नहीं। उसके अंदर भी बाइफर्केशन होता था कि कितने जाट है कितने सवार है। तो मनसबदारी शुरू किसने की थी?
अकबर ने, क्योंकि अकबर ने अपना एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ाया और जब अधीन लिया लोगों को, अलग अलग वंशों को अधीन लिया, तो उनको खुश करने के लिए मनसबदारी शुरू कर दी, क्योंकि ये सुलह कुल नीति का उसका हिस्सा थे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस बिल्डिंग में सबसे पहली बार पितृदुरा नाम की जो तकनीक है वो यूज़ की गई? पितृदुरा क्या होता है? मान लीजिए ये बिल्डिंग की दीवार है, तो इस बिल्डिंग में चित्रकारी की जा रही है, इसमें अलग अलग चित्रकारी की जा रही है, इसमें रंग भरे जा रहे हैं, इसे पितृदुरा कहते हैं। मतलब दीवार में नक्काशी करना, आप ताजमहल गए होंगे, ताजमहल की खिड़कियों में, दरवाजों में, दीवालों में, संगमरमर के अंदर भी रंग भरा गया है, इसे पितृदुरा कहते हैं। और ये पहली बार की गई थी किस बिल्डिंग में, किस इमारत में? इत्माद उद दौला के मकबरा में, जो कि कहाँ है? आगरा में। और ये तीसरी बार बता रहा हूँ मैं कि ये नूरजहां ने अपने पिता इत्माद उद दौला की याद में ये मकबरा बनवाया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। वो कौन सा राजा है जिसका मकबरा भारत के बाहर है? वो कौन सा राजा है जिसका मकबरा भारत के बाहर है? तो हुमायूं की अगर बात करें तो हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल है ये। शाहजहां के मकबरा की बात करें, ये तो ताजमहल में ही है, आगरा में। औरंगजेब का मकबरा हमने बात कर ही ली थी कि औरंगजेब का मकबरा आपको मिलेगा औरंगाबाद में, जो खुलदाबाद पहला सवाल था। और जो जहांगीर का मकबरा है ये आपको मिलेगा लाहौर में। ठीक है, तो ये है इंडिया के बाहर, लाहौर में। तो राइट आंसर क्या हो गया? जहांगीर। बाबर का मकबरा की बात करेंगे तो वो आपको मिलेगा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। किसने उपनिषदों का ट्रांसलेशन कराया? किसमें कराया? फारसी भाषा में कराया। तो किस राजा ने फारसी भाषा में उपनिषद का अनुवाद कराया, या किसके समय ये अनुवाद हुआ? किस राजा के समय ये अनुवाद हुआ? तो इसका राइट आंसर है शाहजहां के समय। तो शाहजहां के समय इसका क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुआ। एक व्यक्ति था, इसका नाम है दारा शिकोह। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था, शाहजहां का बेटा था। दारा शिकोह काफी विद्वान राजा माना गया है। इसने उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया, और 52 उपनिषदों का अनुवाद किया, और जो किताब बनाई उसका नाम है सीरी ए अकबर। तो ये जो किताब है इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। किसने किया? दारा शिकोह ने और उसकी टीम ने किया है। और किसके समय किया हो गया? शाहजहां के समय ये ट्रांसलेशन किया गया है। वैसे उपनिषद की बात करें तो कितने उपनिषद है हमारे पास? 108। चलिए, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उप मतलब पास, निषद मतलब बैठो। तो गुरु के पास बैठो और उस समय जो ज्ञान मिला उसको जो लिखा गया उसे उपनिषद कहा गया। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। ये कथन किसका है कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म, उसका संप्रदाय, उसकी जात नहीं पूछ सकता? ये कथन किसका है? मतलब ये एक तरह की सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामानंद का। और रामानंद भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े प्रणेता रहे हैं। उत्तर भारत में जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को बढ़ाने वाले सबसे बड़े व्यक्ति हैं कौन? रामानंद। इन्हीं के जो शिष्य हैं वो कबीर, रैदास, साधु दयाल। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 अमीर खुसरो के बारे में स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। पहला ये कह रहा है कि इन्होंने तबले का आविष्कार किया, तबले का, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है कि इन्होंने 8 सुल्तानों के अधीन काम किया, बिल्कुल सही बात। तीसरा है कि इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने, ये गलत लिखा है यहाँ पे, तूते ए हिंद की उपाधि दी, या पैरट ऑफ इंडिया की उपाधि दी, ये भी सही है। और इन्होंने किरण अनुसंधान और नोहा सिपिहार नाम से किताबें लिखी, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। और अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बताया? अलाउद्दीन खिलजी के समय साथ, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से लेकर 1316, 20 साल का था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकबर के समय
मुगलों का जो सूबा था, यानी मुगलों के अधीन जो प्रांत थे, सूबा थे, वो 15 थे। औरंगजेब के समय इनकी संख्या बढ़ गई थी। अब ये कितने हो गए थे औरंगजेब के समय, मुगलों के अधीन कितने प्रांत थे? तो इसका राइट आंसर है 20 प्रांत थे। और सूबे का जो मुखिया था उसे कहते थे सूबेदार। ठीक है, तो 20 प्रांत हो गए थे औरंगजेब के समय, जो कि अकबर के समय 15 प्रांत थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। किसने रामायण का बंगाली भाषा में अनुवाद किया? किसने किया? तो इनका राइट आंसर है कृतिवास। कृतिवास ने रामायण का बंगाली भाषा में अनुवाद किया। जैसे अवधी भाषा की बात की जाएगी, तो अवधी भाषा में रामायण किसने लिखी है? तुलसीदास ने। अनुवाद नहीं किया है, लिखी है। और उस रामायण का नाम क्या है? रामचरित्र मानस। एक्चुअल रामायण की अगर बात करें तो रामायण लिखी किसने है? पहले तो लिखी है संस्कृत भाषा में, और लिखी किसने है? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने लिखी। फारसी में अनुवाद की बात करें तो फारसी में अनुवाद हुआ है रामायण का, और ये किसने किया है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, तो रामायण का वैसे मतलब होता है राम का अयन, यानी राम के का परिचय, राम की जीवनी ही रामायण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर किसने स्थानांतरित की? यानी किसके समय ये राजधानी गुलबर्गा से बीदर हुई? तो इसका राइट आंसर है, काफी कठिन सवाल है, शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट, इसने राजधानी को ट्रांसफर किया। देखिए बहमनी जो साम्राज्य है, इसको बहमन शाह ने शुरू किया था 1347 में। ये वही व्यक्ति है, देखिए 1336 में विजयनगर साम्राज्य शुरू हुआ, और इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी। और इस समय असल में दिल्ली में जो तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, तुगलक वंश, पर वो काफी कमजोर हो चुका था। इस वजह से जो दक्कन के छोटे छोटे राजा थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो बहमन शाह ने बहमनी किंगडम की शुरुआत की और अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर ट्रांसफर किया। और ये जो बहमनी साम्राज्य है, यहाँ पे मराठी बोली जाती थी, यानी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? मराठी। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। वो दिल्ली का सुल्तान कौन है जिसने अपनी जीवन परिचय लिखा है या अपनी जीवनी लिखी है? मेमोर्स मतलब होता है डायरी लेखन, कि रोज जो हो रहा है उसके बारे में डायरी लिख रहा है। वो कौन है? तो ये जो है बादशाह, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जिसने कृषि क्षेत्र में काफी ज्यादा काम करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक तरह से डायरी लेखन लिखा, जो भी रोज उसने किया, 2-4 दिन में किया, उसने विवरण किया, उसे मेमोर्स कहते हैं। तो दिल्ली का सुल्तान था कौन? फिरोज शाह तुगलक, और इसी ने फिरोजाबाद शहर को बसाया है। इसने काफी शहर को बसाया, लगभग 300 शहरों को इसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने। अगले सवाल की ओर चलते हैं, किन राजा के समय गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो इस समय सिकंदर लोदी का रूल था। तो 1499 में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। देखिए गुरु नानक देव की अगर बात करें हम, तो 1469 में इनका जन्म हुआ तलवंडी में, जो कि आज पाकिस्तान में है। और 69 को उल्टा कर दो तो 1496 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1499 में इन्होंने सिखिज्म जो है, सिख धर्म जो है, इसकी स्थापना की। और सिखों में 10 गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव पहले गुरु थे, और आखिरी जो गुरु है उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं, किस शहर को भारत का सिराज कहते हैं? तो ये जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, और ये जौनपुर जौना खान के नाम से बसाया गया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, और ये हमारे वीडियो का आखिरी सवाल रहेगा। ये किसका कथन है कि हिंदू यकीन करते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान जैसा कोई और देश नहीं है? वो ये यकीन करते हैं कि उनके राज्य जैसा कहीं कोई राज्य नहीं है। हिंदू ये यकीन करते हैं कि उनके विज्ञान जैसा कहीं कोई विज्ञान नहीं है।
यानी हिंदू अपने आप को बेस्ट समझते हैं, हिंदू अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। ये अल-बरूनी का कथन है, ये अल-बरूनी का कथन है। और अल-बरूनी की किताब है, उसका नाम है किताब उल हिंद, ये अल-बरूनी की किताब है। तो ये हमारा जो टेस्ट पेपर 4 है उसका पार्ट 3 है। इस तरह पार्ट 4, 5 और आएंगे। हर पार्ट में हम 20-20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे हो ये रहा है कि डिटेल में मैं डिस्कस कर पा रहा हूँ। स्पीड थोड़ी धीमी है, नहीं तो पिछले वीडियोस में स्पीड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 40-45 मिनट में मुझे 100 सवाल डिस्कस करने होते थे। और एक चेंजेस ये भी किया है कि एक बार में एक स्क्रीन में एक ही सवाल दिखे। पैटर्न यही चलेगा, सवाल इंग्लिश में मिलेंगे, समझाऊंगा मैं हिंदी में। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिखिए। कंटेंट आपको चाहिए एमपीपीएससी प्री 2021 के लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल सिविल जॉब्स में। क्लासेस अटेंड करनी है, बिल्कुल क्लासेस चल रही हैं, आप आइए हमारी ऑफलाइन क्लासेस देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। और वन ऑफ द बेस्ट नोट्स पूरे सेंट्रल रीजन में आपको सिविल जॉब्स के मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, बोथ मीडियम चल रही है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए ये हर स्लाइड में नीचे एड्रेस, मोबाइल नंबर सब लिखा हुआ है, आप प्लीज़ विजिट करें सिविल जॉब्स को। वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करिए। कोई कमी पेशी हो कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल बताइए, हम उसको अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।